हेलो, 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 हेलो। क्या हो रहा है? ओके, ओके, ओके। डन, डन, डन। चलो, स्टार्ट करें? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटरटेन क्या किया था? हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। हमने पढ़ा था रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के बारे में। हमने पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज, जिसमें हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था बच्चों? लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था टू स्टेट मॉडल पढ़ा था हमने। ऑक्यूपेशनल थ्योरी के बारे में पढ़ा था हमने। रेट थ्योरी में पढ़ा था। वैसे थ्योरी थेरेपी ये सब तो छोड़ो बच्चों, तुम लोग बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? ठीक है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं? हम्म। देखो, संडे शाम 7 बजे फिक्स कर दो यार। संडे शाम 7 बजे कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के लिए निकाल के रख दो। 7 से 8 एक क्लास आनी है, बस फिक्स है। ठीक है, महीने में 4 क्लासेस। ठीक है, फार्माकोलॉजी की अभी चल रही, फार्माकोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद फिर महीने में एक सैटरडे शाम 7 बजे रख दो पॉडकास्ट के लिए। समझ में आ रहा है? समझ गए? ओके। हाँ, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? हम्म। अजद फ्रॉम हैदराबाद, कमेंट आया है अजद का। पिछले वीडियो में आया था। ठीक है, थैंक यू भाई। मुकेश तिवारी फ्रॉम चंडीगढ़। ठीक है, ठीक है, चलो। हम्म। ओके, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, हमने फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा चैप्टर है, आज जो हमारा चैप्टर है या आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे कितने चीजों के बेसिस पे हम लोग रिसेप्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं या बाइफरकेट कर सकते हैं या फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। तुम लोग बोलोगे बात तो एक ही है, बट मैं आपको बता रहा हूं ना डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अब मैंने आपको बताया, अब इससे आप लोग लिंक कर सकते हो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, राइट अबाउट द बाइफर्केशन ऑफ रिसेप्टर, या डिफाइन द कैटेगराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। सो यू शुड हैव द एक्चुअल आइडिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आएगा कुछ भी, लिखना यही पे है जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, या कहीं और से भी समझ में आता है तो फिर वहां से भी ठीक है। इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। ओके, हाँ। तो before starting the lecture, let me introduce myself. Myself, Sumit Pratap Singh, standing in front of you. I do have experience of more than 1 year. Before that, I have also been worked as lecturer in Charak Institute of Pharmacy. Okay, right now I am associated with, I am the founder of Concept of Pharma, which is the one-stop solution for every pharma student to develop their knowledge, to develop their cognitive skills, to develop their presentable skills, and all the things. Apart from that, even if any student is facing any problems regarding finances, regarding any kind, they are seeking for any kind of job, they just can mail out me, and I am providing them the assistance that how to take care. ठीक है, बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ कॉन्सेप्टो फार्मा। ठीक है, द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। सब लोग अपना पेन पेपर कॉपीज निकाल लो। 1 घंटे कहीं नहीं हिलना है, फोन को साइड में चला करके छोड़ दो, फुल स्क्रीन करके। ठीक है, ईयरफोन्स लगाना है तो ईयरफोन्स लगा लो, ईयरबड्स लगाना ईयरबड्स लगा लो, जो करना है कर लो। 1 घंटा हिलना नहीं है। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि 1 घंटा आपको अपनी सीट पर रहना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ, या क्लास, हाँ क्लासिफिकेशन ही लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। अब मेरी बात बताओ, रिसेप्टर। ठीक है, तो इसमें पहले लिखो, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल बेसिस। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा। ठीक है, एक कनेक्टिंग लाइन दे दो। ठीक है, दे कैन बी categorized as, they can be categorized by several, yeah, categorized on
categorized on several bases. They can be categorized on several bases. क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है बच्चों? बहुत कुछ क्राइटेरिया हो सकता है बच्चों. फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया वुड बी एन ऑप्शन. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं रिसेप्टर के क्लासिफिकेशन को. तो वही सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है, एंड वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 स्टेप की बात है. तो फिर यू डोंट हैव टू बी बॉदर एट एनी ऑल. आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, टू मेक यू लर्न, टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो फार्माकोलॉजिकल. क्या क्या हेडिंग डालोगे आप लोग? सबसे पहले आप लोग क्या हेडिंग डालोगे? सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे, क्या हेडिंग डालोगे? सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया. ठीक है, क्या हेडिंग जाएगी? फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया. ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया को आप लोग लिख लो. ठीक है, और साथ ही साथ मैं भी लिख रहा हूं. ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं लिख रहा हूं, कि मुझे कम टाइम लगेगा तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा. दोनों को बराबर टाइम लगेगा. जितनी देर मैं यहां लिख रहा हूं उतनी देर में तुम अपना नोट्स बना सकते हो. बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो जस्ट ट्राई टू मेक द नोट्स. बिकॉज देखो, मैं तुमको सीधी सी बात बता रहा हूं कि सब्जेक्ट्स लाइक फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये अंटिल और अनलेस आपने पढ़ के समझ लिया, इट्स वेरी इजी. जो अच्छा शार्प माइंड वाला बच्चा है वो कर लेगा. बट अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे ना, आपको एग्जाम टाइम में ढूंढना पड़ेगा कि बॉस हम पढ़े कहां से. सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स. इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि देयर आर रेफरेंस बुक्स जिसकी आप लोग हेल्प ले सकते हो, बट रेफरेंस बुक्स का भी यूज करके खुद के नोट्स अलग से बनाओ. ठीक है, बिकॉज दैट इज गोना मेक यू बेनिफिट, जो आपको बेनिफिट देगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो पहला क्या क्राइटेरिया मैंने बताया था? फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया. फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया. ठीक है, ये पहला हो गया. फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया इज द वन ऑफ द थिंग्स. दूसरे किस चीज की बात करते हैं हम लोग? दूसरी बात करते हैं टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की. किसकी बात करते हैं? टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की. टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन. टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तीसरी बात करते हैं हम लोग लीगेंड बाइंडिंग की. लीगेंड बाइंडिंग की बात करते हैं. अब हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली. इतनी सारी बातें करने के बाद फिर जो अगला हमारा आता है वो आता है ट्रांसड्यूसर पाथवे. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसड्यूसर पाथवे. ठीक है, ट्रांसड्यूसर पाथवे. और हमारा जो लास्ट है वो है हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. जो हमारा लास्ट बेसिस है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वो है हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. वो है हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग. ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिख लेंगे या समझेंगे कि बॉस क्या है सीन. ठीक है, इतना सब कुछ हो गया. चलो अब आगे चलते हैं. अब हम लोग आगे चलते हैं. मजा आ रहा है? ओके. ओके, तो हमने जब यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? ये फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया. फार्माकोलॉजिकल लिखा है क्या? ए एल लगा दिया है. फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया. तो हम इसको इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल on the basis of pharmacological criteria. On the basis of pharmacological criteria. ठीक है, फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसका यूसेज किया जाता है या इसका डिवीजन किया जाता है. ठीक है, फॉर रिलेटिव पोटेंसीज ऑफ एगोनिस्ट. ठीक है, फॉर रिलेटिव पोटेंसी ऑफ
एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, रिलेटिव पोटेंसी ऑफ एगोनिस्ट and that too of antagonist, relative potency of agonist and antagonist। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सुमित सर ने अपने लोगों पर ही लिख दिया, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया, तो अब इसका क्या होता है कि हम लोग बेसिकली पोटेंसी के बेसिस पर, रिलेटिव पोटेंसी के बेसिस पर इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, या डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज क्यों किया जाता है? टू एक्सप्लेन, ठीक है, इट इज एम्प्लॉयड, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, इट इज एम्प्लॉयड टू एक्सप्लेन, it is employed to explain nicotinic and muscarinic receptor, ठीक है, या निकोटिनिक एंड मस्करेनिक कोलिनर्जिक्स, ठीक है, कोलिनर्जिक, ठीक है, या फिर कह सकते हो अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है? अब बेटा मेरे साथ चलते रहोगे तो सब समझ में आएगा। समझ लो एक टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स, अल्फा एड्रिनर्जिक, बीटा एड्रिनर्जिक, वो सारे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया का यूज करते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यार थोड़ा बहुत लाइक कर दो यार, कम से कम हमको 100 लाइक चाहिए, 100 लाइक तो कम से कम चाहिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। हाँ, समझ गए? चलो अब आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब आगे आकर के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली में समझेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ठीक है, ये क्या, कौन सा वाला टॉपिक था? ये था हमारा टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी समझ लेते हैं, चलो भैया समझते हैं, ठीक है, चलो समझते हैं। स्पेस खाली है? हाँ स्पेस खाली है, हम लोग इसी में कर लेंगे, ठीक है। हे ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, क्या लिखा है? मुकेश तिवारी का मैसेज है सर आप गाना गाओ। तो गाना ही तो गा रहा हूँ यार, हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। हाँ चलो आगे चलते हैं, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग? टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर क्या होता है यहाँ पे? जब टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर क्या होता है कि, एक मिनट, ये हो गया, हाँ ठीक। जब टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिक्स होता है फॉर डिजाइनिंग ऑफ सब टाइप रिसेप्टर। ये क्या होता है? ऑर्गेन टिश्यू रिसेप्टर क्या होता है? ऑर्गेन टिश्यू रिसेप्टर क्या होता है? या ऑर्गेन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, ठीक है, रिसेप्टर नहीं, ऑर्गेन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। ऑर्गेन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन is basics for organ tissue distribution is basics for for designing for designing subtype of receptor, subtype of receptor, ठीक है।
क्या होता है, सब टाइप ऑफ रिसेप्टर के डिजाइनिंग के बेसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो कोई है बीटा रिसेप्टर है मान लो, ठीक है, बीटा रिसेप्टर है मान लो, फॉर एग्जांपल समझो बीटा रिसेप्टर है, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, कि सब टाइप ऑफ रिसेप्टर मतलब जैसे कि मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, तो उसके बेसिक्स के लिए हम लोग टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ओके, सोया नहीं हूँ यार, मेरे को बहुत नींद आ रहा है, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब बीटा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर अगर हम लोग कार्डियक रीजन में बात करेंगे, कार्डियक रीजन मतलब, कार्डियक रीजन मतलब वो वाला पोर्शन जो हमारे हार्ट के आसपास का रीजन है, या हमारा हार्ट वाला रीजन है। अगर हमारे हार्ट वाले रीजन में बीटा रिसेप्टर की प्रेजेंस की बात करेंगे तो वहां पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वहां पर बीटा रिसेप्टर, बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जहां पे ड्रग जाकर के बाइंड करेगी और आपका एक्शन शो करेगी। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर शो करेगा। वैसे ही सेम अगर हम लोग ब्रोंकियल रीजन की बात कर लें, ठीक है, वैसे ही अगर सेम हम लोग ब्रोंकियल रीजन की बात कर लें, तो जब हम लोग ब्रोंकियल रीजन की बात करेंगे या ब्रोंकियल पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, बीटा 2। ठीक है, तो अब आप एक बात समझो कि रिसेप्टर के टाइप्स में केवल अल्फा बीटा में डिवीजन नहीं हुआ। अब अल्फा बीटा तो चलो रिसेप्टर के टाइप हो गए, अब उस रिसेप्टर के टाइप जो बीटा रिसेप्टर है उसका भी टाइप, वो हो गया सब टाइप। ठीक है, वो हो गया आपका सब टाइप। कहां लिखा है मैंने, ये सब टाइप लिखा है ना, यहां पे मैंने सब टाइप लिखा है ना, तो सेम चीज वही हो गई कि अगर ब्रोंकियल रीजन की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ब्रोंकियल रीजन में क्या होता है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जस्ट प्लीज टेल मी द आंसर। If you are getting your point, just make the red heart in the live chat section and do as much as comment you can possible, do as much as share you can possible. Just try to make an Instagram story by taking the screenshot of here, and don't forget to mention my Instagram ID under at the rate underscore Mr underscore Somanchi underscore 2003। ठीक है, आ जाओ अब वापस। हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया पढ़ लिया कि ये जो है क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कोलिनर्जिक्स और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को। उसके बाद ये सब टाइप को एक्सप्लेन करता है कि अगर बीटा 1 है तो कहां पर प्रेजेंट होगा, बीटा मतलब सब टाइप मतलब जैसे बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, तो वो कहां कहां प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा, क्या आता है, लीगेंड बाइंडिंग। अगला आता है हमारा टॉपिक, क्या आता है बच्चा, लीगेंड बाइंडिंग। अब लीगेंड बाइंडिंग में क्या करते हैं, लीगेंड बाइंडिंग में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जिसकी एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, और वो जितना ज्यादा रेडियो लेबल्ड होगा, वो उसको हम लोग उतने ही स्पेसिफिक तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। समझ में नहीं आया बच्चा, अभी लिख लो, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मेजरिंग ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग लिख लो यहां पे, मेजरिंग of specific, measuring of specific binding। ठीक है, मेजरिंग ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग, समझ गए, ऑफ हाई एफिनिटी रेडियो लेबल्ड ड्रग। ठीक है, एफिनिटी बाइंडिंग ऑफ
हाई हाई एफिनिटी रेडियो लेबल्ड हाई एफिनिटी रेडियो लेबल्ड क्या होगा, लिगेंड टू स्पेसिफिक सेल्यूलर फ्रैगमेंट, मतलब जिस सेल्यूलर फ्रैगमेंट पे वो अटैच करेगा दैट शुड बी स्पेसिफाइड या फिर पर्टिकुलर, मतलब पहले से डिसाइडेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी रेडियो लेबल्ड एलिमेंट कहीं पर भी या लिगेंड कहीं पर भी आगे किसी भी रिसेप्टर पे अटैच हो गया, नहीं। जिस रेडियो लेबल्ड रिसेप्टर लिगेंड की जो एफिनिटी होगी वो ज्यादा होगी और पर्टिकुलर उसका जो सेल्यूलर फ्रैगमेंट है वो स्पेसिफाइड होगा, वहां पर हम उस चीज को अटैच करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो सेम चीज हम लोग लिख लो कि मेजरिंग ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एफिनिटी रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल या फिर लिगेंड 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 टू स्पेसिफिक सेल्यूलर फ्रैगमेंट टू स्पेसिफिक, ये दा लिख दिया मैंने। तुम लोग को समझाते समझाते चक्कर में ना मैं कई बार गलत लिख देता हूं, ठीक है, बट कोई बात नहीं यार, अपने छोटे भाई हो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, सॉरी नहीं बोलना, सॉरी नहीं बोलना, बिल्कुल सॉरी बोलना। टू स्पेसिफाइड सेल्यूलर फ्रैगमेंट टू स्पेसिफाइड सेल्यूलर फ्रैगमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब तुम बोलोगे सर स्पेसिफाइड सेलुलर फ्रैगमेंट्स कहां पे? इन द बॉडी यार, या इन विवो लिख लो चाहे इन द बॉडी लिख लो। ठीक है, इसको मैं सेंटेंस पहले कंप्लीट कर देता हूं। इन द बॉडी, इन द बॉडी, ठीक है, इन द बॉडी, समझ गए, इन द बॉडी। तो बेसिकली क्या करता है ना कि हम लोग, अच्छा जैसे कि मान लो कोई भी स्पेसिफिक एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, अगर वो रेडियो लेबल्ड है तो हम एक्चुअली में उसको मेजर कर सकते हैं कि बॉस कितनी ड्रग देनी है, वो ड्रग बाइंड हुई कि नहीं हुई, ड्रग अगर बाइंड हुई तो उसका कितना एक्शन आया, वो हर एक स्टेप हम लोग मेजर कर सकते हैं लिगेंड बाइंडिंग वाली कंडीशन में। ठीक है, मेजरिंग ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ मतलब कितनी वो एक्शन दे रही है, हाई एफिनिटी का मतलब है वो कितना एक्शन दे रही है। ठीक है, उसको हम लोग पर्टिकुलरली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इन द बॉडी, अच्छा ऑफ लिख लो, ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। नहीं समझ में आया यार? देखो सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। मान लो कोई एक एगोनिस्ट है जिसका एक्शन है एक्स, कोई एक एगोनिस्ट है जिसका एक्शन है एक्स। ओके 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 ओके, हाँ, तो अब उसमें क्या होगा, एक्स एक्शन है और वो रेडियो लेबल्ड भी है। तो जब हम लोग पेशेंट को देंगे ना, सो वी कैन एक्चुअली इवेल्युएट द एक्चुअल पैरामीटर कि बॉस अगर एक्स पोटेंसी है या एक्स एफिनिटी है तो वो कितना एक्शन शो कर रही है, और वो रेडियो लेबल्ड होने की वजह से वो लिगेंड बाइंडिंग वाले प्रोसेस से हम लोग मेजर कर लेंगे। समझ में आ गई बात? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चल अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, आगे चलने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। ठीक है, मैंने ये बता तो दिया, ठीक है, बट इसका एग्जाम्पल नहीं बताया। क्या नहीं बताया? मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं बताया। तो एग्जाम्पल कौन बोलेगा मुझे लिखवाने के लिए? हैं तुम लोग ही बोलोगे ना। चलो, मैंने एक्चुअली में ध्यान दे दिया था। इसका एग्जाम्पल क्या है? मल्टीपल 5HT, मल्टीपल 5HT। अब तुम बोलोगे सर 5HT क्या होता है? 5HT को हम लोग बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन को हम लोग प्यार से बोलते हैं सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं बालक? इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन। ठीक है,
सेरोटोनिन इज एन हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है। इसको हम लोग 5-HT या 5-HT3 के भी नाम से जानते हैं। अब ये आगे चल करके ना इसका फर्दर बाइफर्केशन होता है 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5 इस तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका वो पर्टिकुलर चीज का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने लिगेंड बाइंडिंग देख लिया, अगला हम लोग देख लेते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म या ट्रांसड्यूसर पाथवे। क्या देखेंगे बच्चा? ट्रांसड्यूसर पाथवे। ट्रांसड्यूसर पाथवे, ठीक है। अब जब हम लोगों ने ट्रांसड्यूसर पाथवे की बात करी ना, तो व्हाट इज ट्रांसड्यूसर पाथवे? ट्रांसड्यूसर पाथवे क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म थ्रू विच दे कैन गिव रिस्पॉन्स, दे कैन गिव रिस्पॉन्स। या बेसिकली ऐसा समझो कि रिसेप्टर्स, जैसे कि मान लो एक, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो कोई एक रिसेप्टर है, ठीक है, एक रिसेप्टर है। अब वो क्या करेगा कि उसके बारे में हम लोग को जानना है कि बेसिकली वो किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रिसेप्टर, जीपीसीआर रिसेप्टर, आयन गेटेड चैनल रिसेप्टर, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, ट्रांसडक्शन रिसेप्टर, बहुत सारे टाइप के। तो उसको समझने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना यार, तो वो यहाँ पर आपको ट्रांसड्यूसर पाथवे में मिलेगा, ठीक है। So that's why I am going to write the point कि mechanism through which they can give response, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग इसमें इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात अगर करें, तो वो एग्जाम्पल क्या होता है? तो वो एग्जाम्पल होता है जैसे कि एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल में, एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर से हम लोग किस चीज को मेजर कर सकते हैं या मैकेनिज्म किस चीज का चेक कर सकते हैं? किसका? जीपीसीआर रिसेप्टर का यूज करके। जीपीसीआर क्या होता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, है ना। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। अगला क्या है? अगला है हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। लिख लो, क्या क्या हो गया हमारा? on the basis of pharmacological criteria, on the basis of tissue distribution, on the basis of ligand binding, on the basis of transducer pathway, on the basis of molecular cloning, ठीक है। लिखना स्टार्ट करें, चलो। ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट रुको यार, एवरी सिंगल थिंग इज फिट एंड फाइन, ओके, चलो। हाँ, क्या है? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, ठीक है, चलो। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ये चीज है। अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग किस चीज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग, अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग, ठीक है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, एसेंशियल की बात कर ले चाहे नॉन एसेंशियल की बात करें, उनकी जो सीक्वेंसिंग की प्रोसेस होती है ना, उसके
बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का कैटेगराइजेशन करते हैं। किसका कैटेगराइजेशन करते हैं? मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ये इतना हो गया। अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तुम लोग इसको पूरा लिख लो, कुछ नहीं समझ में आया है ठीक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, और हम भी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। समझ गए? ओके। देखो यार, लीगेंड बाइंडिंग जो होता है ना वो बहुत आसान, मतलब लीगेंड बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग पूरा इस प्रोसीजर की बात करें ना, तो अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे होगे, तो अब मैं समझ रहा हूँ आपको कि आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन वंस यू गेट टू नो अबाउट इट ना, आप रिवाइंड करके जब दोबारा देखोगे तब इसमें आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगेगी, तब इसमें आपको कोई बड़ी चीज नहीं लगेगी। समझ गए मेरी बात? ओके। ओके ओके, चलो स्टार्ट करें। चलो 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 चलो, लेट अस स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। हाँ, चलो हो गया, हो गया, हो गया। चलो ब्रेक, ब्रेक खत्म, ब्रेक खत्म। आप लोग का भी ब्रेक खत्म। ठीक है, कितनी देर ब्रेक लोगे? हैं 3 मिनट का ब्रेक मैंने दे दिया, उससे ज्यादा ब्रेक चाहिए क्या? अब आप लोग हेडिंग डालो। एक नई चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। क्या बोलते हो? जिसको आप लोग बोलते हो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। हेडिंग डालो सब लोग। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। अब हम लोग ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन की बात कर ले, तो अभी आप याद करो, अभी आज से 15-20 मिनट पहले की बात हम कर रहे हैं। आज से 15-20 मिनट पहले की बात हम लोग कर रहे हैं कि आपको ये चीज पता थी कि नहीं थी? जीपीसीआर की बात की थी मैंने, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर की बात की थी मैंने, की थी कि नहीं की थी? तो वो सारे टाइप ऑफ रिसेप्टर यहां पर आने वाले हैं। चाहे हम लोग जीपीसीआर की बात कर लें, आयन गेटेड की बात कर लें, आइनोट्रोपिक की बात कर लें, जैक स्टैट की बात कर लें, every single type of receptor is gonna classified over here in the form of table, in the form of table. That makes you to understand it very nicely. Apart from that, just don't waste the time and come on the board. ठीक है, चलो इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, या पहली हम लोग की कनेक्टिंग लाइन कह सकते हो। ठीक है, इट कैन बी बाइफरकेटेड इनटू सेवरल टाइप्स। यार बाइफरकेटेड बोलो, कैटेगराइज्ड बोलो, अब मैं तुमको दूसरे दूसरे वर्ड इसलिए बताता हूं ना कि जस्ट न केवल आप फार्माकोलॉजी पढ़ो, बट आप अपनी इंग्लिश थोड़ा सा, मतलब ये वोकेबुलरी को भी डिफ्रेंशिएट कर लो कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना, इस वजह से। और टीचर जब ये देखता है ना, जैसे कि मान लो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में कॉपीज चेक हो रही है। अब 50 गधे टाइप के, मतलब आई एम नॉट सेइंग गधे टाइप के बच्चे, बट 50 बच्चे एक ही टाइप का आंसर लिख रहे हैं। अब उसमें आपने उसको एक वर्ड आपका दिख गया जो कि आपका अलग से है, तो फिर टीचर बोलेगा इस बच्चे की वोकेबुलरी भी अच्छी है, इस बच्चे का प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, और इस बच्चे ने टू द पॉइंट लिखा है। सो फिर दैट विल क्रिएट ना एक पॉजिटिव इंपैक्ट इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर।
ठीक है, जो कि जहां पे आपको 2 नंबर मिल रहा होगा वहां पर 2.5 मिल जाएगा, जहां पे 3 मिल रहा होगा वहां पे 3.5 मिल जाएगा, या जहां पे 3.5 मिल रहा होगा वो 4 हो जाएगा। और फिर वो आधा 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 नंबर करके ना, वो 100 मार्क्स में, 80 मार्क्स में वो 1-2 नंबर का डिफरेंस बन जाता है। और ऐसे 4-5 सब्जेक्ट की बात कर लो तो 1% का डिफरेंस बन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट वाली चीज होती है, एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फोकस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट कैन बी, इट कैन बी, ठीक है, कैटेगराइज्ड, कैटेगराइज्ड। अब कैटेगराइज को आप लोग क्लासिफाइड भी लिख सकते हो। कैटेगराइज को क्लासिफाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, बाइफरकेटेड भी लिख सकते हो, बाइफरकेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, इनटू, इनटू। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा जीपीसीआर। पहले मैं इसका कलर चेंज करूं यार। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा? पहला होगा हमारा जीपीसीआर, जीपीसीआर। ब्रैकेट में लिखो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? आयन चैनल रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर। और अगला हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। समझ गए? जीपीसीआर हो गया, आयन चैनल हो गया, और ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट रिसेप्टर बचता है वो क्या है हमारा? रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। क्या है हमारा लास्ट वाला? रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। एक्चुअली इट इज नॉट अ लास्ट, इट इज सेकेंड लास्ट। ठीक है, जो हमारा सेकेंड लास्ट एक्चुअली नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये इस तरीके से था एक्चुअली में। रिसेप्टर, ओके, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो हमारा चौथा वाला रिसेप्टर है वो है हमारा जैकस्टैट। ठीक है, क्या है? जैकस्टैट। ठीक है, तो उसको हम लोग भूलेंगे नहीं और उसको हम लोग लिख लेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन जैकस्टैट रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन जैकस्टैट, ट्रांस मेम्ब्रेन जैकस्टैट रिसेप्टर। क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन जैकस्टैट रिसेप्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे जीपीसीआर है तो ये लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मतलब इसमें काफी सारे रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे लार्ज फैमिली ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे लार्ज फैमिली ऑफ
सेल मेम्ब्रेन, लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, क्योंकि बड़ी फैमिली है और मोस्ट कॉमनली जीपीसीआर रिसेप्टर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, परेशान मत हो बेटा, मैं सब बताऊंगा कि जीपीसीआर क्या होता है, आयन गेटेड। मैं डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो जैसे इसको इस वाले वीडियो में जीपीसीआर में एक्सप्लेन करके जाऊंगा, बिना एक्सप्लेन करे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो जीपीसीआर की बात हो गई। अब आयन गेटेड को हम लोग आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, या लीगेंड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं। आयन चैनल रिसेप्टर को ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे कलर चेंज बदलना पड़ेगा भाई। हाँ, लीगेंड गेटेड आयन चैनल, आयन चैनल, लीगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, ये क्या होता है? लीगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। समझ गए आप लोग? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये यूज किया जाता है बाय पेप्टाइड हार्मोन्स। बॉडी के जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे बच्चों, वो इस पर्टिकुलर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से यूज करे जाएंगे। यूटिलाइज्ड बाय पेप्टाइड हार्मोन, बाय पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन जैकस्टैट की बात कर लेते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन जैकस्टैट रिसेप्टर का क्या काम होता है? तो ट्रांसमेम्ब्रेन जैकस्टैट रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं कि इट इज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन एक्ट थ्रू इट। मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेगा। ग्रोथ कॉमा प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट थ्रू इट, एक्ट थ्रू इट। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट थ्रू इट। समझ गए? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली जो है ना, ये रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ये बेसिकली फॉर इंट्रासेल्यूलर होता है कि सेल के अंदर अगर हमें कोई बेसिकली रिसेप्टर चाहिए होता है, सो फॉर दैट दीज आर द इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। की अगर सेल के अंदर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही वाला होगा जो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा होगा। ठीक है, दे आर दे आर जनरली दे आर जनरली क्या होंगे? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होंगे, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको पूरा लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग जीपीसीआर को डिटेल में पढ़ते हैं एंड दैट वुड बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, आज की क्लास का हमारा वो लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इसको पूरा लिख लो और मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, इसको पूरा आप लोग लिख लो। ठीक है, 7:44 हो रहा है, 7:45 46 तक लिख लो। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जीपीसीआर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो लिख लिया? तब तक आप लोग के कमेंट्स ही देख लिए जाएं, है ना? आप लोग के कमेंट्स, क्या क्या कमेंट्स आप लोग करते रहते हो, है कि नहीं? लिखना मत भूलना, आप लोग इसको लिख लोगे सो दैट वुड बी द बेनिफिशियल पोर्शन। ठीक है, मोहम्मद गुलफान का मैसेज आया है। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, पायल प्रिया, थैंक यू सो मच यार फॉर इतना सपोर्ट। मासूम के लिए भी थैंक यू सो मच बच्चा।
प्रिंस कुमार। अच्छा, there are two students in Sundaram College of Pharmacy. There are two students, and I was thinking कि there are only one. Okay, okay, okay. Let me look out to the comments. ठीक है. Messi 8345. There is no career opportunities in pharma, bro. If you are having the ambition, there is the opportunity in pharma. ठीक है. चंद्रभूषण कुमार सर, हमें शिवम सर ने भेजा है. थैंक यू सो मच बड़ी. थैंक यू सो मच चंद्रभूषण कुमार. ठीक है. इट्स मी प्रिया, ग्रेट सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, हो गया. चलो, अब हेडिंग डालो जीपीसीआर. अगली हेडिंग डालो जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली नया टॉपिक स्टार्ट. अब हम क्या करेंगे ना, ये देखो वो सब काम खत्म कर दिया हमने यार कि नोट्स वोट बना रहे हैं हम लोग, डायग्राम से समझेंगे. ठीक है, कि बॉस एक्चुअली में होता क्या है. क्या है, होता क्या है. ठीक है. अब तुम लोग बोलोगे सर मैं इधर से इधर क्यों देख रहा हूं. ठीक है, जस्ट टू चेक द फ्रेम कि फ्रेम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, बिकॉज हमारी मॉनिटर स्क्रीन इस तरफ है. ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कमेंट्स का रिप्लाई भी दे दीजिए. बॉस टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रीन और मॉनिटर स्क्रीन में फर्क होता है ना, इस वजह से. ठीक है, और मोबाइल से तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे ही देता हूं मैं. ठीक है, सो इतना परेशान नहीं होने का. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, ये ले लेंगे और डायग्राम बनाएंगे. एक सीधी लाइन खींच ली हमने, एक दूसरी मैंने सीधी लाइन खींच ली. ठीक है, मजा आया. मजा आया कि नहीं आया सीधी लाइन बना करके. अब इसमें हम लोग अंदर ही अंदर यहां पर 7 हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे, 7 हेलिकल स्ट्रक्चर्स या 7 हेलिकल मेम्ब्रेन्स बनाएंगे. ठीक है, ठीक. ठीक, ये बन गई. 2, 3, गिनते जाना मेरे साथ, जब 7 हो जाए तो बताना. 4, 5, एक मिनट, एक मिनट, 5, 6 और 7. ठीक है, अब इसको हम लोग कवर कर देते हैं. ठीक है, ये ज़्यादा आसान होता है. ठीक है, तो ये हमने बना लिए 7 हेलिकल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, क्या बना लिए बच्चों हमने, ये हमने बना लिए 7 हेलिकल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब इसका करना क्या है अभी समझ में आएगा जब डायग्राम पूरा बनेगा. ठीक है, तो मेरे साथ डायग्राम बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, ठीक है. अब यहां पर हम लोग एक बढ़िया सा रिसेप्टर बना लेंगे या बाइंडिंग साइट बना लेंगे. बाइंडिंग साइट बनाने के लिए यार चलो ठीक है मैं बना देता हूं. ये हमने बाइंडिंग साइट बना ली. ठीक है,
अब वो यहाँ पर बेसिकली आएगी, यहाँ पर ये कंपाउंड, ठीक, ठीक, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब जब चलेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली 7 बार, ठीक है, नंबरिंग कर दे रहा हूँ बेसिकली मैं कि 7 हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं, 7 हेलिकल मेम्ब्रेन्स हैं कि नहीं। तो ये 7 डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन से हमारा क्या होगा, ये रिसेप्टर अटैच होगा। जब ये रिसेप्टर अटैच होगा तो बॉस यहाँ पे ड्रग आकर के बाइंड करेगी। तो जब ड्रग आकर के बाइंड करेगी, एगोनिस्ट एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है, एगोनिस्ट ड्रग आकर के यहाँ पर बाइंड करेगी। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, ये वाला हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, और ये वाला हमारा इंट्रा सेलुलर पोर्शन है। समझ गए क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, ये हमारा इंट्रा सेलुलर पोर्शन है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो आगे चलने के बाद फिर हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे मैं बताता हूँ क्या देखेंगे, ठीक है। कि ऊपर देख रहे हो कि ऊपर इनको क्या बोलते हैं ना बच्चा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यू शेप के दिख रहे हैं ना, ये यू शेप के, इनको हम लोग बोलते हैं लूप्स। क्या बोलते हैं, लूप्स। अब लूप्स का मतलब है कि बॉस ये इससे अटैच हो रहा है, ये इससे अटैच हो रहा है, ये इससे इस वाले हेलिकल मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा है, लेकिन ये लूप कहां पर प्रेजेंट है, ये लूप सेल के बाहर प्रेजेंट है। तो जब सेल के बाहर प्रेजेंट है तो इनको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप। इन सेल्स को, इनको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप, ठीक है। अच्छा कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पर 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप्स प्रेजेंट होंगे। यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप्स प्रेजेंट होंगे। और यहां पर इंटरसेल्यूलर है तो यहां पर भी 3 लूप प्रेजेंट हैं, बट यहां वाले लूप्स को हम लोग बोलेंगे 3 इंट्रासेल्यूलर लूप्स, 3 इंट्रासेल्यूलर लूप्स। समझ में आ रही है बात, 3 एक्स्ट्रा सेल्युलर लूप्स, 3 इंट्रासेल्युलर लूप्स, टोटल कितने लूप्स होते हैं, टोटल 6 लूप्स होते हैं, टोटल 6 लूप्स होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, टोटल देयर आर 6 लूप्स, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा सेल्युलर लूप्स, 3 इंट्रा सेल्युलर लूप्स। समझ गए, इसको पूरा लिख लो, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, एगोनिस्ट आया, एगोनिस्ट ने बाइंड किया, वहां से इसने इलेक्ट्रिकल करंट दिया। अब वो इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा, ये पूरा ऐसे 7 स्ट्रक्चर के साथ जाता जाएगा, और फिर यहां जाने के बाद फिर ये क्या होगा ना, जैसे कि ये भाई ये बाहर वाला पोर्शन तो बॉस ये सेल मेम्ब्रेन के पास में होगा ना। अरे खुद सोचो, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो बाहर वाला पोर्शन है तो ये तो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होगा ना, है कि नहीं भाई, सेल के बाहर, और बाहर वाला पोर्शन सेल की मेम्ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होगा कि नहीं होगा, तो फिर ये बाहर वाला पोर्शन सेल मेम्ब्रेन, और ये जो इंट्रासेलुलर वाला पोर्शन है ये है आपका साइटोसोल का, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये पोर्शन है आपका साइटोसोल वाला। तो अब क्या होगा ना कि यहां से जो है ड्रग, जैसे एगोनिस्ट ड्रग बाइंड हुई, फिर वो क्या होगी, 7 हेलिकल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते होते ये यहां से बाहर निकलेगी, यहां से ये बाहर निकलेगी। और जब ये बाहर निकलेगी तो फिर इसने क्या देखा, आपने 3 साइड देख लिए, एक अल्फा देख लिया, एक बीटा देख लिया, एक गामा देख लिया, ठीक है। अब जब अल्फा बीटा और गामा देख लिया तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, पहले से वहां पर प्रेजेंट होता है जीडीपी। क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, यहां पर प्रेजेंट होता है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, अब ये जीडीपी वो जीडीपी देश वाला जीडीपी नहीं, यहां पर जीडीपी है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या है बच्चा, यहां पर है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहां पर ये जीडीपी क्या होगा ना, जब यहां पर ये अल्फा वाला अलग होकर के, अल्फा वाले ने स्ट्रक्चर अपना चेंज कर लिया है, तो ये क्या करेगा, ये जीडीपी जो है इस जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा, ये इस जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है।
और जीडीपी से रिप्लेस होने के बाद फिर क्या होगा, जीडीपी से रिप्लेस होने के बाद फिर क्या होगा, ठीक है, फिर ये सेम चीज रिपीट होने लगेगी, सेम चीज रिपीट होने लगेगी, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो जब ये नॉर्मल स्टेट में आएगा तो ये अल्फा अल्फा जो अलग हुआ था स्ट्रक्चर चेंज करके, वो अल्फा फिर से बीटा और गामा के पास में आ जाएगा और सेम साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। मतलब वही कि एगोनिस्ट आया, बाइंड किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गए पूरे 7 हेलिकल मेम्ब्रेन्स में, उसके बाद फिर यहां पर जाकर के अल्फा बीटा गामा तीनों आया, यहां पर गुआनोसिन डाइफॉस्फेट ये रिप्लेस करेगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है। और फिर जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी ना सर्कुलर मोशन में, तो फिर ये रीबैक हो जाएगा, ये रीबैक हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस में ये इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक्शन पोटेंशियल आएगा जब भी ड्रग जाकर के बाइंड करेगी। तो इस तरीके से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्चुअली में वर्क करते हैं। समझ में आया आप लोग को? आई होप सो आपको सबको क्लैरिटी मिल गया होगा व्हाट द एक्चुअल में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई कि एटलीस्ट एवरी स्टूडेंट शुड गिव मी 5 सब्सक्राइबर्स। जितने व्यूअर्स हैं एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि मुझे 5 सब्सक्राइबर्स दो, ठीक है। एंड आई एम गोना प्रॉमिस यू दैट द कंटेंट इज नॉट गोना स्टॉप एट एनी कॉस्ट। संडे शाम 7 बजे लेक्चर शुड बी प्रीमियरिंग ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। सैटरडे शाम 7 बजे एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स पे पॉडकास्ट भी आएगा। पॉडकास्ट इज जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होता वेयर टू अप्रोच फॉर जॉब्स, या डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज जो उन्होंने अपने 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंसेस से गैदर किए हैं। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड वार्तालाप सुमित के साथ फॉर पॉडकास्ट एंड मार्गदर्शन फॉर लेक्चर सीरीज। एंड वन मोर गिफ्ट इज कमिंग फॉर यू, दैट्स कॉल्ड ब्रह्मास्त्र सीरीज। बट वो ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको मिलेगी एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। दैट्स ऑल माय टाइम। सुमित प्रताप सिंह, थैंक्स, साइनिंग ऑफ टू यू, थैंक्स।